डॉक्टर और गोरिल्ला। एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली रकाबत का नतीजा। एशिया के डॉक्टर ने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, जिसकी वजह से उसे यूरोप में एक आला एजाज़ से नवाजा गया। लेकिन कुछ यूरोपियन को उसकी ये तरक्की एक आंख ना भाई और उसने एक खौफनाक इंतकाम लेने का सोचा। एक डॉक्टर को पेश आने वाला खौफनाक वाकया, जिसका दिमाग एक गोरिल्ले से तब्दील कर दिया गया था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है डॉक्टर और गोरिल्ला एपिसोड नंबर 2। दूसरे रोज़ अखबारात की सुर्खियों ने तहलका मचा दिया था। डॉक्टर फयाज के सफारतखाने के ज़रिए उनके मुल्क को उस आने की इतला दी गई। सब हैरान थे कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर फयाज को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां मकामी डॉक्टर उनकी देखभाल करने लगे। चंद गैर मुल्की डॉक्टरों ने भी अपनी खिदमात पेश कर दी, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। फिर डॉक्टर फयाज के मुल्क से एक खसूसी टीम उस सिलसिले की तहकीकात करने पहुंची। मेज़बान मुल्क ने उनके साथ भरपूर तावन किया था। बाहर से आने वालों के भी बयानात लिए गए। सब ने यही बताया था कि डॉक्टर पिछली रात को ठीक थे, ना जाने एकदम उन्हें क्या हो गया। बहरहाल पूरी दुनिया एक मायानाज डॉक्टर से महरूम हो गई। मेहमान रुखसत होने लगे। मेज़बान मुल्क ने पेशकश की थी कि वो डॉक्टर के दिमाग का ऑपरेशन करना चाहते हैं। मुमकिन है कुछ कार आमद नताइज बरामद हों। इजाज़त दे दी गई और डॉक्टर फयाज के दिमाग के 3 ऑपरेशन किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तब मेज़बान भी मायूस हो गए और इस वाक़े के पूरे 1 माह बाद गमज़दा आलिया फयाज डॉक्टर को एक खसूसी त्यारे से लेकर अपने वतन वापस पहुंच गईं। डॉक्टर उसे भी नहीं पहचान सके थे। वो इंसानों की सी एक बात भी ना करते। आलिया को भी उन्होंने 2 दफ़ा नुकसान पहुंचाया और इस तरह उन्हें उन्हीं की कोठी के एक मखसूस हिस्से में कैद कर दिया गया। आलिया की दुनिया तारीख हो गई। शफीक बाप को खो बैठी थी। मामूली बात नहीं थी। मुल्की तौर पर इस सिलसिले में खासी तगोदो की गई और फिर डॉक्टर को नाकाबिल इलाज करार दे दिया गया। एक ही बात सामने आई थी कि वो ये कि डॉक्टर शदीद खुशी के आलम में ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और अब यही तवक्का की जा सकती थी कि कोई और ज़हनी झटका उनके हवास दुरुस्त कर सकता है। दूर कहीं पानी गिरने की पुरशोर आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो जहन को नागवार महसूस होती। डॉक्टर फयाज की आंख खुली तो उसके जहन को अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन फिर उस सन्नाटे को चीरने वाली आवाज़ उनके कानों तक पहुंचने लगी और उनके हवास जागने लगे। आंखों के सामने गुंजान लहरिए रक्सा थे और सर चकरा रहा था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और हवास दुरुस्त करने की कोशिश करने लगे। जब कदरे हवास बेहतर हुए तो उन्होंने हालात पर गौर किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब कुछ याद आने लगा। उन्हें गासिब याद आए, जो उन्हें एजाज़ से महरूम कर देना चाहते थे। उन्हें वो ऑपरेशन रूम भी याद आया जहां उन्हें अगवा करके लाया गया था और वो उछल पड़े। क्या वो उनके चंगुल से बच गए? उन्होंने सोचा, लेकिन किस तरह? कौन पहुंच गया था वहां और अब वो कहाँ हैं? क्या उन्हीं की कैद में? और उन्होंने मुतविश निगाहों से चारों तरफ देखा। अजीब सा कमरा था, बिल्कुल किसी पुराने किले की मानद। दीवारें सख्त कंक्रीट की बनी हुई थी। किसी कदर बुलंदी पर एक रोशनदान था, जिससे धूप का एक सफ़ेद धब्बा अंदर रींग आया था। दीवारों पर स्याह रंग की काई जमी हुई थी। अगर वो अपनों में होते तो इस खतरनाक जगह पर ना होते। उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा तलाश किया और दरवाज़ा उन्हें नज़र आ गया। पत्थर के टुकड़ों से तराशे हुए कबाड़ थे, जो यकीनन बाहर से बंद होंगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। यकीनन वो उन लोगों की कैद में थे, लेकिन वो उनसे क्या चाहते थे इस तरह? और उन्होंने हाथ उठाकर गर्दन खुजाई और उस वक़्त उन्होंने अपनी कलाई को गौर से देखा और उनके जिस्म पर चींटियाँ रेंगने लगीं। उनकी कलाई पर लंबे लंबे बाल थे। तब उन्हें एक नागवार सी बू महसूस हुई और ये बू उन्हीं के नथनों से आ रही थी। उन्होंने वहशतज़दा निगाहों से अपने जिस्म को देखा और उनके हलक से एक चीख निकल गई।
ये उनका जिस्म तो ना था, ये तो किसी गोरिल्ले का जिस्म था। ये तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो वहशत भरी आवाज़ में चीखे, लेकिन उनके हलक से एक भयानक चिंगार निकल कर रह गई। ये उनकी आवाज़ नहीं थी। ज़ालिमो, ये तुमने क्या किया? मुझे एजाज़ की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए यहाँ आ गया था, वरना मुझे तो मेरी छोटी सी दुनिया ही पसंद थी। ये एजाज़ दिया है तुमने इंसानियत की भलाई के लिए एक काम करने का, ये सिला दिया है तुमने मुझे। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें सफ़ेद फार्म डॉक्टर के अल्फाज याद आ गए, जो नहीं चाहता था कि ये एजाज़ उन्हें मिले। वो बिलक बिलक कर रोते रहे। उनका सीना शिद्दत गम से फटा जा रहा था और उन्हें आलिया याद आ रही थी, जो उनकी मुंतज़िर होगी। आलिया उनकी अकलती बच्ची, क्या हाल होगा उसका और जब वो उससे नहीं मिलेंगे। उन्हें वो कफ़ियत याद आई जब वो अपने मुल्क से रवाना हो रहे थे और उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वह सफ़र करे, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए एजाज़ लेने जा रहे थे। इस मौके पर वो किसी तो अहमी कमज़ोरी का इज़हार नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि आलिया से आखिरी मुलाकात है। ये सफ़र उनके लिए मनहूस है। काश दिल की बात ही मान ली जाती। वो एक दीवार के सहारे बैठे रोते रहे और ना जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर अचानक उन्हें बाएं सिमत एक चौकोर खिड़की खुलती हुई नजर आई और वो चौंक पड़े। खिड़की से एक बड़ी ट्रे अंदर आ गई जिस पर खाने का सामान सजा हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह से ना उठे। उनका दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा था। कैसे गम की बात थी। एक ज़हीन तरीन इंसान और जानवर के जिस्म में वो, जिसने इंसानियत की भलाई के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी थी और इंसानों ने उसके साथ ये सलूक किया था। खाने की ट्रे कई घंटे रखी रही, फिर हटा ली गई। पूरे 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और उनका जहन नाकारा होता जा रहा था। वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। भूख और प्यास ने उनके कवा मुज़म्मल कर दिए और अब वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। खाने की ट्रे एक मखसूस वक़्त पर उसी खाने में रखी नजर आती और फिर चंद घंटों के बाद हटा ली जाती। आज तीसरा दिन था। डॉक्टर फयाज की हालत बहुत ख़राब थी और वो सकते कैसे आलम में थे और मौत का इंतज़ार कर रहे थे। आंखों के सामने आलिया की सोगवार सूरत थी और उसके सफ़ेद हाथ अलवदई अंदाज में हिलते नजर आ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दफतन पत्थरों की जुड़ी हुई सिलें अपनी जगह से खिसकने लगी। ये दरवाज़ा था जो खुल रहा था, लेकिन फयाज अपनी जगह से भी ना हिल सके और वो खामोशी से पड़े खुलते हुए दरवाजे को देख रहे थे। फिर दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और फिर 4 आदमी अंदर आ गए। उन सब के हाथों में अस्तीन गनें थीं। वो चारों अस्तीन गनें उनकी तरफ तान कर खड़े हो गए। तब 3 आदमी और अंदर आए और उनके जिस्मों पर आला तराश के सूट थे और डॉक्टर फयाज उनमें से एक को पहचान गए। ये डॉक्टर कोहल था जिसने उनके ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। वो तीनों डॉक्टर फयाज को देखते रहे। डॉक्टर फयाज खामोशी से उन्हें देख रहे थे। हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं डॉक्टर फयाज, कोहल के साथी डॉक्टरों ने कहा। आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है लिख तो बखूबी सकते होंगे। अगर पसंद करें तो लिख कर गुफ्तगू करें। उसने अपने साथी को इशारा किया और उसने एक पैड और कलम डॉक्टर फयाज के सामने रख दिया। डॉक्टर फयाज ने अपने बदे हाथ में बेमुश्किल कलम पकड़ा और फिर पैड पर टेढ़े मेढ़े अल्फाज में लिखा, आप क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं। कोहल ने यह तहरीर पढ़ी और बोला, आपने हालात का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा डॉक्टर फयाज। अब आप हमारे कब्ज़े में हैं। आपकी दीवानगी की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम मुकम्मल है। इसमें कोई झोल नहीं, कोई हमारे ऊपर शुबा नहीं कर सकता। फिर एक ना एक दिन ये मामला दब जाएगा, लोग आपको भूल जाएंगे। उस वक़्त हम आपसे एक समझौता कर सकते हैं। डॉक्टर फयाज ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, हम आपका एक और ऑपरेशन करेंगे और आपका जहन एक ऐसे इंसान के जहन से बदल देंगे जो हमारा अपना आदमी होगा। उसके बाद आपसे काम लेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप हमारे वफ़ादार होंगे और अगर आपने हमारे साथ तामन किया तो आपकी लड़की को भी आपसे मिला दिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत में हम आपको हर वो तकलीफ़ पहुंचाएंगे जो पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमसे तावन करेंगे तो आपकी लड़की को ज़िंदगी दी जा सकती है। मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया, डॉक्टर फयाज ने लिखा, इसकी वजह आपको बताई जा चुकी है।
हम नहीं चाहते कि आप मगरबी डॉक्टरों पर सबकत ले जाएं। तब मुझे मेरे जिस्म वापस कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बेटी को लेकर गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा और फिर कभी इंसानियत की भलाई के लिए कोई इक़दाम नहीं करूंगा। डॉक्टर ने कहा, ये अब मुमकिन नहीं है। डॉक्टर, जो हम कह रहे हैं वही किया जाए। अगर आपने इसके खिलाफ किया तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप खामोशी से इसी वीराने में मर जाएंगे और हम आपकी लाश निहायत एहतराम से दफन कर देंगे और आप सब कुछ भूल जाएंगे। डॉक्टर फयाज सोचने लगे। बेशक वो मक्कार दुश्मन के चुंगल में फंसे हुए थे और उन्होंने आज तक किसी इंसान को दुख नहीं पहुंचाया था। वो हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए सरगर्दा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि वह दुनिया से पीछे रहे हैं। इस दौर के लोग जालिम हैं, सफाक हैं, उन्हें सिर्फ खुद से गर्द है और वो अपने वकार के लिए सब कुछ करते हैं। तो फिर इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए क्यों ना उन जैसा बना जाए। मक्कारी के जवाब में मक्कारी से क्यों ना काम लिया जाए। और उन्होंने फैसला कर लिया कि वह मक्कारी से काम लेंगे। चुनाचा उन्होंने कलम लेकर लिखा, मुझे सोचने की मोहलत दो। ज़रूर, मेरा ख्याल है कि आप अक्लमंद इंसान हैं और सोच समझ कर फैसला करेंगे। हम अब आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। जवाब के लिए अरसे का तयन आपकी मर्ज़ी पर है। ये पैड और कलम आपके पास मौजूद है। आप हमें जब चाहें जवाब लिख दें। और हाँ, ज़िंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी है। आपको आपकी पसंद की खुराक मुहैया की जाएगी। डॉक्टर फयाज खामोश रहे और वो लोग मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हो गया और डॉक्टर फयाज अपनी जगह से उठ गए। वो कुछ फैसले कर चुके थे और अब होशियारी से उन फैसलों पर अमल करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद लजीज खानों की ट्रे फिर उस खाने के अंदर आ गई और उन्होंने ट्रे उठाई और खाने में मसरूफ़ हो गए। 3 दिन के बाद खाना मिला था। पानी की बोतल से पानी पीने के बाद वो आराम करने लेट गए। जिस्म बेजान हो गया था। कई घंटे तक वो खामोश पड़े रहे। फिर जब चाय की ट्रे आई तब ही वो उठे थे। उस दिन के बाद वो बाकायदगी से रोज़मर्रा की मसरूफियात में मसरूफ़ हो गए। किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती तो पर्चा लिख कर ट्रे में रख देते और उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। चालाक दुश्मनों को ज़ाहिर करने के लिए इससे ज़्यादा चालाकी करनी होती है। जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ देती है। डॉक्टर फयाज को इन बातों का पूरा एहसास था। चुनाचा वो खामोशी से वक़्त के मुंतज़िर थे। वो उन लोगों को अपने बेकरार होने का यकीन नहीं दिलाना चाहते थे। हालांकि आलिया से दौरान का हर लम्हा अज़ियत से गुजर रहा था, लेकिन वो दिल पर जबर किए हुए थे। और फिर तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और वो दिनों का सही हिसाब नहीं रख सके थे। और फिर उन्होंने अपनी स्कीम पर अमल दरामद का फ़ैसला कर लिया। एक दोपहर खाना आया तो उन्होंने ट्रे नहीं उठाई और खामोश पड़े रहे। ट्रे वापस ले जाने वाले ने जब ट्रे उसी जगह भरी हुई पाई तो वह हैरान रह गया। पहले की बात दूसरी थी, लेकिन अब तो डॉक्टर बाकायदगी से खाना खा लेते थे। उसने ट्रे हटाई और खाने से अंदर झांकने लगा। डॉक्टर फर्श पर ऊंधे सीधे पड़े थे। ट्रे ले जाने वाला खाना बंद करना भी भूल गया और फिर कई आदमी खाने से अंदर झांकने लगे और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर फयाज, क्या बात है, आप खैरियत से तो हैं? लेकिन डॉक्टर फयाज ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से पड़े रहे। तब खाना बंद हो गया और वो सब खाने के सामने से हट गए। फिर तवील अरसे में दूसरी बार दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और 4 आदमी अंदर आ गए। डॉक्टर फयाज की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उन्होंने सांस रोक ली और उनके जिस्म में हल्की सी जुम्बश भी नहीं थी। उस वक़्त कामयाब अदाकारी ही काम आ सकती थी। खुली हुई आंखों से उन्होंने देख लिया था कि उनमें से एक के पास अस्टीन गन मौजूद है जिसने उसे सीधा कर रखा है। लेकिन फिर डॉक्टर की हालत देखकर वो चौंक पड़े। अरे ये क्या हुआ? उनमें से एक ने कहा, क्या हुआ? और दूसरे ने बुखलाए हुए अंदाज में पूछा, ये तो मर गया, मगर कैसे? क्या मालूम, पहले ने कहा। और फिर वो चारों तेजी से डॉक्टर के करीब पहुंचकर झुक गए। डॉक्टर अब भी बेहोश हरकत पड़े हुए थे। वो सिर्फ अस्तीन गन वाले का जायज़ा ले रहे थे और अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस पोजीशन में आने से अस्तीन गन पर कब्ज़ा किया जा सकता है। पहला ही हमला कामयाब होना चाहिए, वरना खेल बिगड़ जाएगा।
बिल्कुल ज़िंदगी नहीं है, मगर ये तो बहुत बुरा हुआ, हमसे जवाब तलब किया जाएगा। और उसने सरासीमा लहजे में कहा, और उसी वक्त डॉक्टर को मौका मिल गया। उनके दोनों हाथ उठे और दूसरे ही लम्हे उन्होंने पूरी कुव्वत से अस्तीन गन वाले की नाक पर हाथ मारा और दूसरा हाथ अस्तीन गन को गिरफ्त में ले चुका था। डॉक्टर फयाज के जिस्म में गोरीले की पूरी तवानाई मौजूद थी। हाथ खाने वाले की नाक की हड्डी टूट गई और वो अजीब सी आवाज़ें हलक से निकालता हुआ ज़मीन पर लौटने लगा। दूसरे लम्हे भौंच के रह गए थे। दूसरे लोग भौंच के रह गए, लेकिन उतनी देर में डॉक्टर फयाज अस्तीन गन लेकर खड़े हो गए थे और फिर अस्तीन गन की गुड़ाहट के साथ ही सामने मौजूद तीनों आदमियों की दिलदोज़ चीखें उभरी और वो ज़मीन पर तड़पने लगे। जख्मी ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अस्तीन गन की गोलियां उसे भी चाट गई। दूसरे लम्हे डॉक्टर फयाज दरवाजे की तरफ बढ़े और उन्हें खदशा था कि बाहर और लोग मौजूद ना हों और दरवाज़ा बंद हो जाए, लेकिन बाहर खामोशी और सन्नाटे का राज था। इसका मतलब था कि वहाँ उन चारों के अलावा और कोई न था। उस तरफ से मुतमिन होकर डॉक्टर फयाज ने उस इमारत का जायज़ा लिया और फिर उसके एक एक कमरे की तलाशी लेने लगे। खाने पीने का सामान, हथियार, फर्स्ट एड का सामान और दूसरी ऐसी ही चीज़ें वहाँ मौजूद थी। एक वायरलेस सेट भी नज़र आया, लेकिन उनमें कोई चीज़ डॉक्टर के काम की नहीं थी। फिर वो इमारत के बाहरी हिस्से में निकल आए और उन्होंने पूरी तरह माहौल का जायज़ा लिया। एक तवील अरसे के बाद खुली हवा मिली थी। डॉक्टर फयाज गहरी गहरी सांसें लेने लगे। इमारत एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़या थी। नीचे तक कच्ची सड़क की गई थी और उसके बाद ज़ैली सड़क एक और चौड़ी सड़क से जा मिली थी। इमारत के कंपाउंड में एक छोटा ट्रक खड़ा था। उन्होंने अस्टीन गन और उसका एम्यूनेशन, एक फर्स्ट एड बक्स उठाया और बाहर आए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने ट्रक में रखीं और फिर स्टीयरिंग पर जा बैठे। उन्हें खौफ था कि गोरिल्ले के जिस्म में वो कहीं ट्रक ड्राइवर ना कर सकें, लेकिन ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत ना हुई और उन्होंने सुकून की सांस ली। उन्हें अपनी मखदोश पोजीशन का एहसास था। इंसानी शक्ल में होते तो कहीं छुपने की आसानी होती, लेकिन मौजूदा शक्ल उनके लिए परेशान कुन थी। ताहम उस अजियतनाक कैद से निजात मिल जाने पर वो खुश थे। अब हालात जो भी शक्ल इख्तियार कर जाएं। ट्रक पहाड़ी ढलान से नीचे उतरने लगा और फिर वो ज़ैली सड़क पर पहुंच गए। ज़ैली सड़क पर ट्रक दौड़ाते हुए वो सोच रहे थे कि अब वो किस तरफ जाएं। शहर का रुख करें, जंगलों में रूपोश होने की कोशिश करें। ऐसी शक्ल में तो किसी इंसान के करीब भी नहीं जा सकते थे। इंसान उन्हें देखकर ही दहशत अदा हो जाते। वो किसकी हमदर्दी हासिल करें। ट्रक ने ज़ैली सड़क तय कर ली और फिर वो बड़ी सड़क पर मुड़े ही थे कि उन्हें फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी और वो चौंक पड़े। दूसरे लम्हे उन्होंने ट्रक को नीचे उतार दिया और अस्टीन गन लेकर खामोशी से नीचे उतर गए। अरमाक का कसूर सिर्फ ये था कि उसका रंग काला था, खदो खाल भद्दे थे, लेकिन उसमें उसका क्या कसूर था। वो खुद तो उसका रंग का जिम्मेदार नहीं था, लेकिन सफ़ेद फार्म उससे नफरत करते थे, बेपनाह नफरत, और उसे बचपन से ही हकारत मिली थी। उसकी नस्ल के दूसरे लोगों ने उस हकारत को तकदीर समझ लिया था, लेकिन अरमाक ने यह हकारत कबूल नहीं की और उसे याद था कि उसने एक सफ़ेद फार्म खानदान में आंख खोली थी। उसका बाप उस सफ़ेद खानदान का एक अदना मुलाजम था। माँ और बाप दिन रात अपने आकाओं की खिदमत करते, लेकिन उस खिदमत के बदले में उन्हें हमेशा नफ़रत मिली थी। ये उसकी आंखों के सामने की बात थी कि एक शाम सफ़ेद फार्म आका उसके बाप से सख्त नाराज़ हो गया और उसने चमड़े के हंटर मार मार कर उसके बाप को ज़ख्मी कर दिया और उसका बाप हस्पताल जाकर चल बसा। लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ इसीलिए उसी खानदान की खिदमत करती रही और बिल आकर एक रात सर्दी से ठठर कर मर गई। तब सफ़ेद खानदान ने उस नन्हे बच्चे को घर से निकाल दिया और वो उनके लिए बेकार था और नन्हे अरमाक ने स्याह फामों के यतीम खाने में परवरिश पाई। लेकिन उसके दिल में सफ़ेद नस्ल से नफ़रत परवान चढ़ रही थी और उसने इन तमाम हालात को तकदीर नहीं समझ लिया था और ये नफ़रत परवरिश पाती रही। वो यतीम खाने में जवान हो रहा था और मजहूल और हसरत अदा माहौल में, लेकिन नफ़रत के पौधे जड़ पकड़ते जा रहे थे। यतीम खाने के दूसरे स्याह नौजवान चंद ही रोज़ में उसे अपना लीडर मानने लगे और रात की तारीकी में वो उन्हें नफ़रत का सबक देता रहता।
उसने अपने अजदाद पर मजालम की एक एक तफसील उन्हें सुनाई और उन्हें में हर नौजवान कहर बन गया। और फिर बज़ाहिर हसरत ज़दा यतीम खाने के अंदर एक अजीम तहरीक उभरी और उसका नाम ब्लैक बेग था। ये दहशत उसे पसंद थी और उसका मकसद सिर्फ स्याह फामों के हकूक़ की हिफाजत थी। ब्लैक बैग के पांव मजबूत होते गए और पहली बार एक बारौनक बाजार में 8 सफ़ेद फामों को कुत्ते की तरह मार दिया गया, जिन्होंने एक स्याह फाम सेल्स गर्ल को कत्ल कर दिया था। स्याह फाम सेल्स गर्ल नौजवान थी और उसका जिस्म बेहद हसीन था। 8 नौजवानों का एक गिरोह जनरल स्टोर में दाखिल होकर उसे छेड़छाड़ करने लगा। सेल्स गर्ल ने उनमें से एक नौजवान के थप्पड़ मार दिया तो दूसरे नौजवान ने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। पुलिस आ गई। सफ़ेद फाम नौजवानों से सिर्फ बयान लेने के लेकर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अभी सेल्स गर्ल की लाश भी ना उठी थी कि स्याह रंग की एक वैन बाजार में रुकी और उन 8 नौजवानों को भून कर रख दिया गया। वैन से ब्लैक बैग का नारा लगाया गया और फिर वो हवा हो गई। बात मामूली नहीं थी, बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। कालों की बस्तियों पर हमले हुए, बेशुमार लोग कत्ल कर दिए गए। लेकिन इस बार सफ़ेद फामों को इंतहाई तलख तजर्बात हुए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन फसादात का ऐसा सख्त रद्द अमल होगा। ब्लैक बैग ने पूरे शहर में तबाही मचा दी। बड़ी बड़ी इमारतों को आग लगा दी गई। बहुत से होटलों में बम धमाके किए गए। बेशुमार सफ़ेद फामों को सरेआम गोली से उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि हुकूमत को फौजी अमदाद तलब करना पड़ी, तब कहीं जाकर फसादात रुके। स्याह फाम लीडरों से गुफ्तगू हुई, तहकीकात हुई, लेकिन जो लोग सामने थे बेकसूर साबित हुए। और फिर शहर की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर नजर आए, जिनमें मुतालबा किया गया कि मुल्क में मौजूद एक एक स्याह फाम के हकूक़ की हिफाजत की जाए और उनकी बहबूद के प्रोग्राम बनाए जाएं और उन्हें भी मुअज़्ज़ज़ शहरी तस्लीम किया जाए, वरना ब्लैक बैग पूरे मुल्क में तबाही मचा देगी। कॉन्फ्रेंसें हुई, तशवीश का इजहार किया गया, नफरत के बिल पास हुए, लेकिन बात सफ़ेद फामों की सोच से कहीं आगे थी। ब्लैक बैग की तलाश की हर कोशिश नाकाम रही और उसके सरगुना के बारे में कुछ पता ना चल सका। ये ना मालूम हो सका कि पौधा कहाँ से उभरा है। ब्लैक बैग ने एक हफ्ते का नोटिस दिया था, जिसमें मुतालबा किया गया था कि एक एक स्याह फाम के हकूक़ की फहरिस्त जारी की जाए। उन हकूक़ की तफसील भी दर्ज थी और ये ऐसे मुतालबे थे जो नाकाबिल अमल थे। चुनाचा उन्हें मुस्तरद कर दिया गया और एक हफ्ता पूरा होते ही क़यामत आ गई। एयरपोर्ट बमों से उड़ा दिया गया। सरकारी इमारतों पर खौफनाक हमले हुए। बड़ी बेहानक सूरत हाल पैदा हो गई थी। मजबूरन हुकूमत को चंद ऐलानात करने पड़े। स्याह फामों की बस्तियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली गई और उन पर जुल्म ना करने के वादे हुए और उन पर बादलनाक वास्ता अमल हुआ। सफ़ेद फामों के होश ठिकाने आ गए थे, लेकिन वो उस चोट को भूल नहीं सकते थे। उस तंजीम की जड़ों की तलाश जारी रखी गई। खुफिया तौर पर एक महकमा तरतीब दिया गया, जिसके मेंबरान अनथक मेहनत से उस तंजीम के हेड क्वार्टर को तलाश करने लगे, लेकिन उनके लिए सख्त मुश्किलात दरपेश थीं। अब स्याह फामों पर हाथ डालना इस कदर आसान ना था जब तक उनके बारे में मुकम्मल यकीन ना हो जाए। यकीन होने की सूरत में भी वो खुफिया तौर पर उसे गिरफ्तार करके हलाक कर देते थे और उसकी लाश इस तरह गायब करते कि उसका नामो निशान ना रहे। अरमाक अब यतीम खाने से बहुत दूर था। स्याह फामों की तंजीम ब्लैक बैग का हेड क्वार्टर अब यतीम खाने के नीचे तामीर होने वाले खुफिया इमारत में था, लेकिन उसके सरगर्म मेंबर उससे अलग ही रहते। इंतहाई खास मौक़ों पर ही वो सब लोग वहाँ जमा होते थे। अरमाक अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था कि एक दोपहर स्पेशल महकमे वालों की निगाहों में आ गया। हर चंद के वो उस हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो तंजीम का सरबराह है और उन्हें बस उस पर शुबा हो गया था। चुनाचा उन्होंने उसका ताक़ब शुरू कर दिया। अरमाक की फूट चली और उनके जीप भी उनके पीछे लग गई, जिसका एहसास अरमाक को बहुत जल्द हो गया। वो खुफिया महकमे की काविशों से गाफिल नहीं था और उनके तरीक़ाकार भी अंदाज़ा लगा चुका था। इसलिए उसने उनके नरगे से निकल जाना ही मुनासिब समझा और उस कार की रफ्तार तेज़ हो गई, क्योंकि उस वक़्त वो अपने हमदर्दों से बहुत दूर था। उनसे राब्ता कायम करना भी नामुमकिन था। चुनाचा निकल जाने ही में आफियत थी। बड़ी पूरी सड़कों पर ताक़ब आसान था और निकल जाने में दुश्वारी थी।
इसलिए एक चौराहे से उसने रुख बदल दिया और एक सड़क पर लग गया जो सुनसान थी और शहर से बाहर जाती थी। यहाँ वो अपनी बेहतरीन ड्राइविंग का मुजाहरा कर सकता था और उन लोगों से भिड़ना मुनासिब नहीं था क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी और उस वक़्त उसके साथी उसकी मदद को नहीं आ सकते थे। सुनसान सड़क पर आते ही उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जहां उस सुनसान सड़क से उसे फ़ायदा हुआ था वहीं उसके दुश्मन को भी खातर ख्वाह फ़ायदा हुआ था। यहाँ उन्हें चेक करने वाला कोई नहीं था और बहुत जल्द अरमाक को भी एहसास हो गया कि उसने सुनसान सड़क पर आने का फैसला गलत किया था। बड़े पूरे बाजार में वो कम से कम उस पर गोलियां नहीं चला सकते थे। रहा तेज़ ड्राइविंग करके निकल जाने का सवाल, तो जीप वाले भी शानदार ड्राइविंग हो सकते थे और उसका अंदाज़ा उसे जल्द ही हो गया। जीप भी बरक रफ्तारी से आ रही थी और फासला बेतदरीज कम होता जा रहा था। जीप भी शायद ख़ास किस्म की थी। फिर जीप वालों ने पहला फायर किया और अरमाक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आज शायद सितारे ही गर्दिश में हैं, वरना गलत फैसला ना होता। बहरहाल वो इंतहाई जद्दोजहद करना चाहता था। आखिर मौत ही मुकद्दर है तो यही सही, और उसे खुशी थी कि उसका मिशन जड़ पकड़ चुका है और अब उसकी मौत के बाद भी स्याह फामों की वो कैफियत नहीं हो सकती थी। अब वो उस जैसे दर्जनों लीडर हो सकते थे। काले जाग उठे थे और उन्हें अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। अरमाक अब कार को उस अंदाज में दौड़ा रहा था कि जीप से किए गए फायरों के निशाने गलत हो जाएं, और अभी तक वो उसमें कामयाब था। जीप से अब लगातार फायरिंग होने लगी, लेकिन एक भी गोली कार आमद नहीं हुई थी। अलबत्ता उससे अरमाक को ये नुकसान पहुंचा था कि उसकी कार लहराने के लिए रफ्तार सुस्त करनी पड़ती, जबकि जीप बेदस्तूर उसी रफ्तार से चली आ रही थी और फोर्ड से उसका फासला कम होता जा रहा था। और फिर जब जीप और कार का फासला कम हो गया तो अरमाक ने फायरिंग के खतरे को नज़रअंदाज कर दिया और उसने कार को सीधा दौड़ाया। एक्सीलेटर पर उसके पांव का दबाव आखिरी हद तक हो गया और फोर्ड बंदूक से निकली हुई गोली की तरह आगे बढ़ गई। जीप काफ़ी पीछे रह गई थी और अब जीप वालों को भी नए सिरे से तगो-दो करना पड़ी। फासला अचानक हद से ज़्यादा हो गया था। अब फायरिंग भी बेकार थी क्योंकि कार गोलियों की पहुंच से बाहर थी। चुनाचा जीप की रफ्तार भी तेज होने लगी। वो तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो शहर से कितनी दूर निकल आए हैं। बस अंधाधुंध दौड़ रही थी और फिर ये आंख मचोली काफ़ी तवील हो गई। कार कई मोड़ों को घूमकर काफ़ी दूर निकल गई थी। दफतन कार के इंजन से चीखें बुलंद होने लगी और अरमाक की निगाहें पेट्रोल मीटर पर जा पड़ी। पेट्रोल की मिकदार बताने वाली सुई ज़ीरो पर लर्ज रही थी और उसने एक ठंडी सांस ली। अब कुछ करना उसके बस से बाहर था। उसने चारों तरफ देखा। ऊंची ऊंची पहाड़ियां चारों तरफ बिखरी हुई थीं। कार अब झटके खाने लगी। जीप बिल्कुल करीब आती जा रही थी और अब उससे दोबारा फायरिंग होने लगी। फोर्ड की चीखें नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। अरमाक ने उसे आखिरी हद तक दौड़ाया और एक बार फिर जीप से दूर होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इंजन बंद हो गया और उसके साथ ही अरमाक ने कार का दरवाज़ा खोल दिया और फिर जूं ही कार रुकी वो नीचे कूद गया। लेकिन उसके दुश्मन गाफल नहीं थे। बीक वक्त बहुत सी गोलियां चलीं और अरमाक सड़क के नशीब में उतरने की कोशिश करने लगा। फायरिंग फिर हुई और इस बार वो कामयाब हो गए। यूं भी जीप अरमाक के करीब पहुंच चुकी थी। अरमाक की दाहिनी रान में अंगारे उतर गए और वो ऊंधे मुंह गिरा और जीप उसके सर पर पहुंच गई। उस वक़्त अगर उसके दुश्मन चाहते तो उसे जीप से कुचल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा और जीप उसके करीब आकर रुक गई। उसमें बैठे हुए चारों आदमी भी छलांगे लगाकर नीचे आ गए और उनके हाथों में पिस्तौल थे। उन्होंने अरमाक को चारों तरफ से घेर लिया। अरमाक की रान से खून का फवारा बुलंद हो रहा था और उसने चारों तरफ खड़े खूनख्वार वैश्यों को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक तरफ खड़े हुए आदमी ने बूट की ठोकर उसके मुंह पर रसीद की और उसकी मुस्कुराहट खून में डूब गई। खड़े हो जाओ, और उसने दूसरी ठोकर अरमाक की दाहिनी पिंडली पर रसीद करते हुए कहा। मुश्किल है, अरमाक ने खून थूकते हुए कहा और उसकी आंखों में अब सुकून था। ब्लैक बेग का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं जानता था।
आज कल तुम लोगों के जहनों पर ब्लैक बेग का भूत सवार है, अरमाक ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब दो वरना जुबान काट लूंगा। मैं जानता हूं दोस्तों कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। अगर मैं कुछ ना बता सका तब भी नहीं, क्योंकि तुम खौफजदा हो। तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे इस सलूक की इत्तला हमारी तंजीम को मिल जाए तो वह तुमसे इंतकाम लेगी। होशियार हो, बहरहाल तुम तस्लीम करते हो कि तुम्हारा ताल्लुक ब्लैक बेग से है। उस मुकद्दस तंजीम से तुम्हारा ताल्लुक हमारे लिए इबादत है। तब फिर अपनी इबादत गाह का पता बता दो। सफ़ेद फाम ने उसकी पेशानी पर घोंसा रसीद करते हुए कहा और अरमाक फिर गिर पड़ा। हर साहिब मज़हब अपनी इबादत गाहों को नापाक कदमों से महफूज रखने की कोशिश करता है, अरमाक ने कहा, और सफ़ेद फाम लाजवाब हो गए। गोली मार दो टेलर, हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए हैं, वापस भी जाना है, और उसे गोली मारकर उसकी लाश कार में ठोंस दो और फिर कार को किसी खड्ड में धकेल दो। एक सफ़ेद फाम ने पिस्तौल सीधा कर लिया और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसी वक्त उन पर क़यामत टूट पड़ी। अस्टीन गन की आवाज़ थी। सफ़ेद कर्बनाक चीखें सुनाई दी और उन्होंने जीप की तरफ दौड़कर शायद उसकी आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन अस्टीन गन की गोलियों ने उन्हें मौका न दिया और वो ऊंधे सीधे एक दूसरे के ऊपर जा गिरे। अरमाक उनके नीचे दब गया था, लेकिन उसके चेहरे से मुसर्रत फूट पड़ी थी। यकीनन उसकी तंजीम के कुछ लोग उधर आ निकले थे और उसने अपनी मखसूस सीटी बजाकर अपनी ज़िंदगी और उन लोगों की हलाकत की इतला दी, लेकिन चंद लम्हात तक कोई तहरीक ना हुई और उसके आदमी हालात का जायजा ले रहे थे। उसने लाइन क्लियर होने की दूसरी सीटी बजाई। कायदे से उस सीटी का जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन जवाब ना मिला। तब उसने हैरत से गर्दन घुमाई, और इसका मतलब है कि उसके मौसन उसके आदमी नहीं हैं, फिर कौन हैं? उसने सफ़ेद फामों की लाशें खुद पर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रान से काफ़ी खून बह गया था, इसलिए वो कामयाब ना हो सका। तब उसने एक अजीब सी खरखर की आवाज़ सुनी और उसके साथ ही एक गैर इंसानी चाप भी महसूस हुई, और फिर उसे अपना मौसन नजर आ गया। लेकिन वह जो कोई भी था, उसे देखकर अरमाक शशदर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो एक तवील कामत गोरीला था, खौफनाक गोरीला, लेकिन उसके हाथ में अस्तीन गन थी और गोलियां उसी ने चलाई थी।